हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा पिछला वीडियो अच्छा लगा, मुझे बहुत सारे कमेंट मिले, उसके लिए धन्यवाद। आज का टॉपिक मैं पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लेके आया हूं। लास्ट हमारा टेक्निकल टॉपिक था वेल्डिंग डिफेक्ट्स पार्ट 1 और आज है वेल्डिंग डिफेक्ट्स पार्ट 2। बट बिफोर स्टार्टिंग द टेक्निकल टॉपिक मैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रिंसिपल पे लेके आता हूं। और प्रिंसिपल आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो सिस्टम को बदलाव करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं रिवाइज करूंगा। दो तरीके की कैटेगरी मैंने डिवाइड की हुई है। पहली कैटेगरी प्रिंसिपल की है कल्चर ओरिएंटेड कैटेगरी, जिसमें आप देखोगे रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, एवरीडे लर्निंग, लीड विद ह्यूमिलिटी, बिहेवियर और एंगर मैनेजमेंट, जो लास्ट टाइम मैंने आपको कवर किया था। तो ये मैंने कल्चर वाली कैटेगरी पे डिफाइन किया हुआ है। और जो दूसरा कैटेगरी है वो कैटेगरी है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैटेगरी। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने जो आपको कवर किया था वो था सीक परफेक्शन। आपको याद होगा लास्ट क्लास के पहले मैंने सीक परफेक्शन आपको कवर किया था। और इस बार जो मैं कवर करने वाला हूं वो है एम्ब्रेस साइंटिफिक थिंकिंग। तो दोस्तों, ये एम्ब्रेस साइंटिफिक थिंकिंग जो वर्ड है ये बहुत ही डिटेल वर्ड है। एक्चुअली अगर मैं कहना चाहूं, हर कंपनी का एक डिफाइंड सिस्टम है। अगर उसी सिस्टम को हम आइडल मान लें और उस सिस्टम के हिसाब से हम सालों दर साल काम करते चलें, तो मेरे हिसाब से इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ही कम होगी। तो साइंटिफिक थिंकिंग प्रोसेस क्या कहता है? आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, आपको अपने प्रोसेस को चैलेंज करना है। मैं कहता हूं एक प्रोसेस आपका डिफाइंड है, प्रॉपर है, उससे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, बट आपको नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट अगर फाइंड आउट करना है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको उस प्रोसेस में कुछ इस टाइप का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो, इफिशियंट हो, कम टाइम पे ज्यादा आउटपुट निकाल सके। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, बट कुछ की प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आप साइंटिफिक थिंकिंग को किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक पॉइंट मैं अपने सभी दोस्तों को बताता हूं कि मैक्सिमम कंपनी में मैंने देखा है ना कि उनका जो प्रोसेस होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। मतलब जो भी थॉट प्रोसेस आता है ना वो टॉप से बॉटम आता है। बट अगर आप एक्सीलेंस, ऑपरेशन एक्सीलेंस की बात करते हैं ना, तो वहां पर टॉप से बॉटम तो जाता ही जाता है और बॉटम से टॉप भी थॉट प्रोसेस आना चाहिए। जिस कंपनी में ये दोनों प्रोसेस चलते हैं, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, वो कंपनी ऑपरेशन एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, एम्ब्रेस साइंटिफिक थिंकिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं जो मैंने खुद फील किया है, मैंने खुद अनुभव किया है उसका। कुछ साल पहले की बात है कि मेरी कंपनी जिसमें मैं जॉब करता था या मैं काम करता था, वहां पर एक ऐसा प्रोसेस हुआ कि मेरे सभी नए बंदों के साथ मुझे काम कराना था। वो पूरी टीम नहीं थी। तो दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड था, आप कह सकते हो 4 वीक का लोड था और ये एक्चुअली बैकलॉग था। तो मैंने उस समय कुछ ऐसे प्रोसेस लगाए जो नॉर्मल प्रोसेस नहीं। जैसे कि मैंने एक प्रोसेस लगाया एवरीडे ट्रेनिंग। तो हर दिन मैं 1 घंटे ट्रेनिंग करता था। तो उससे हुआ क्या कि मेरे जितने भी नए साथ में काम करने वाले लोग थे, टाइम भी नहीं था मेरे पास, बहुत लिमिटेड टाइम था, उनसे काम भी करवाना था और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे भी बढ़ाना था। तो जो 1 घंटे ट्रेनिंग होता था उसमें मैंने बहुत सारे प्रोसीजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बहुत सारे इंजीनियर्स को, जिसमें उनको उसका अकाउंटेबल बना दिया। और कुछ ट्रेनिंग मैंने की, कुछ ट्रेनिंग उनसे कराई, उस पे मैंने करेक्शन किया, काम के प्रोसेस में ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराया और मुझे रिजल्ट मिले। दूसरा प्रोसेस मैंने अपनाया वो था वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मेरा ऐसा मानना था कि कोई भी प्लानिंग जो होती है ना, वो प्लानिंग क्यों ना जो बंदा काम कर रहा है वो खुद प्लानिंग करे और बेटर प्लान करे, टाइमली प्लान करे। उसके लिए मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने विजुअल बोर्ड लगाए
और विजुअल बोर्ड में वो लोग क्या करते थे, अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में। उसके बाद पूरा क्लासिफिकेशन मैंने किया था, ABCD करके क्लासिफिकेशन था, साइज वाइज, क्वांटिटी वाइज, जिसके बेसिस पे टाइम डिफाइंड था। उसके बेसिस पे वो अपने आप का वर्क आइडेंटिफाई करते थे, जो कि 80% ऑफ द एफिशिएंसी होता था। और दोस्तों इस तरीके से हमने अपने वर्क को 1 महीने के अंदर में पूरा कंट्रोल में ला दिया, और जो मेरे बंदे थे उनसे भी इफिशिएंटली काम करवाने लगा। तो दोस्तों एम्ब्रेस साइंटिफिक थिंकिंग के लिए 4 इसके प्रोसेस हैं। पहला है गोइंग टू गेम्बा। गोइंग टू गेम्बा ये मेरे एक पुराने बॉस हुआ करते थे, सतवीर सिंह जी, उन्होंने मुझे सिखाया था। ही वर्कड इन जापानीज कंपनी, यामा, मारुति, बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने काम किया था, और इस प्रोसेस का ज्ञान उन्होंने मुझे दिया था। तो गोइंग टू द गेम्बा, आप एक्चुअल प्लेस पे जहां पर वर्क हो रहा है वहां पर जाइए और चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कई बार क्या होता है कि लोग हमें प्रॉब्लम कम्युनिकेट करते हैं, हमें एक्चुअल प्रॉब्लम ही नहीं पता होती, हम सोल्यूशन कर रहे होते हैं लेकिन वो एक्चुअल प्रॉब्लम का है ही नहीं, वो किसी और चीज का सोल्यूशन है, क्योंकि प्रॉब्लम वो सही से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया। तो फर्स्ट लॉ है एम्ब्रेस साइंटिफिक थिंकिंग में, गोइंग टू गेम्बा। गेम्बा में जाइए, आप एक्चुअल प्रॉब्लम को खुद देखिए, खुद एनालिसिस कीजिए। दूसरा पॉइंट है आस्किंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन आस्क करने पड़ेंगे। जितने भी टीम मेंबर है एक ग्रुप बनाइए, आप ऐसे क्वेश्चन लीजिए, हो सकता है कि आपको आंसर ना पता हो सकता है आपकी टीम को भी आंसर ना पता हो, बट आप क्वेश्चन रेज कीजिए जो आइडियलिस्टिक क्वेश्चन, जिससे आप एक नेक्स्ट स्टेज को देख पाएंगे, फ्यूचरिस्टिक स्टेज को देख पाएंगे। तो आपको वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ आंसर आपको गलत मिले, हो सकता है कि सभी आंसर गलत मिले, बट जो क्वेश्चन है वो आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा। तीसरा प्रोसेस है इंगेजिंग अदर्स इन डिस्कशन। आपको जो एक्चुअल टीम मेंबर्स हैं उनको इंगेज करना होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बहुत सारी कंपनियां टॉप से बॉटम डिसीजन को ट्रेवल कराती हैं, और बहुत सारी जो ऑपरेशन एक्सीलेंस की कंपनियां हैं वो बॉटम से टॉप की चीजों को भी लेती हैं। तो जब आप ये तीसरे प्रोसेस पे जाएंगे, इंगेजिंग अदर्स इन डिस्कशन, उस समय पे जो बंदे आपके काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल जगह पे काम कर रहे हैं, उनको एक्चुअल प्रॉब्लम पता है, वो आपसे डिस्कस करेंगे, तो आपको रियलिटी पता चलेगी, और रियलिटी पता चलेगी तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए हेल्प मिलेगा। दोस्तों चौथा प्रोसेस ये है रिफ्लेक्टिंग एंड एडजस्टिंग। आपको लोगों ने डिस्कस किया, आपने बताया कि ये प्रॉब्लम है, आपने उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे आपको कई बार ऐसा होगा, और मैं कहता हूं कई बार ऐसा होना भी चाहिए, कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आप फेल हो रहे हो, बट दिस इज नॉट फेल्योर ऑफ द प्रोसेस, दिस इज एक्चुअली विनिंग ऑफ द प्रोसेस। आपको वहीं से क्लू पॉइंट मिलेगा कि क्या ऐसा पॉइंट आपको चेंज करना है कि ये जो प्रोसेस फेल हो रहा है, एक्सपेरिमेंट जो फेल हो रहा है, इसको आप सक्सेस में कन्वर्ट कर पाओ। इसीलिए आपको जो रिजल्ट, उसके डाटा जो आप नोट करोगे, उसको आपको टाइम बाय टाइम मॉनिटर करके एडजस्ट करना होगा, और आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेस की तरफ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए एक साइकिल मैंने ड्रॉ की है। आपने बहुत सारे लोगों ने PDCA साइकिल का नाम सुना होगा, और ये जो साइकिल है ये PDSA साइकिल है। P का मतलब प्लान, D का मतलब डू, C का मतलब होता है वैसे चेक, लेकिन ये PDSA है, तो S का मतलब होता है स्टडी, और A का मतलब होता है एक्शन। तो दोस्तों प्लान जो होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट का प्लान डिसाइड करते हो, तो ये हाइपोथेसिस प्लान होता है। आप फ्यूचरिस्टिक प्लान देखते हो कि मेरा ये काम अगर 10 घंटे में होता है तो मुझे इसको 2 घंटे में करना है। आपने ऐसा प्लान देखा है, अब आप उस 2 घंटे के लिए काम कर रहे हो। तो दूसरा प्लान होता है, दूसरा एलिमेंट है डू, मतलब आप ट्राई करते हो, आप उसमें छोटे छोटे प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करते हो, बहुत बड़े इंप्रूवमेंट नहीं करते हो, छोटा छोटा प्रोसेस इंप्रूवमेंट करते हो, ट्राई करते हो कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ। फिर तीसरा है स्टडी, आप उसको नोट डाउन करते हो, डॉक्यूमेंटेड करते हो। डॉक्यूमेंटेड करने के बाद आपको यह फाइंड आउट होता है कि इस काम को करने में कितना टाइम मिलता है। जब आप उसको डॉक्यूमेंटेड करते हो तो आपको मौका मिलता है उसको एडजस्ट करने का, एक्शन लेने का।
मतलब आपको वीकली या बाई वीकली आप उसको देखोगे, आप उसमें नया एक्शन प्लान बनाओगे और अपने गोल के लिए अग्रसर होगे। तो दोस्तों ये PDSS जो साइकिल है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल कंडीशन पे ला सकते हो। और दोस्तों मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक्सपेरिमेंट का मतलब हर एक्सपेरिमेंट पास होना नहीं होता, बट हर एक्सपेरिमेंट का मतलब सीखना होता है। तो दोस्तों यहां पर मैं इस टॉपिक से आगे बढ़ूंगा और अपने टेक्निकल टॉपिक की तरफ मूव करूंगा, जो कि है वेल्डिंग डिफेक्ट्स पार्ट 2। आज का पार्ट 2 है। लास्ट एंड पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिफेक्ट्स कैरी किए थे। क्रैक्स किया हुआ था, गैस पोर्स पाइप्स किए हुए थे, कैविटी किया हुआ था कवर, सॉलिड इंक्लूजन कवर किया हुआ था, लैक ऑफ फ्यूजन हमने कवर किया हुआ था। जो पार्ट 2 है दोस्तों, उसमें हम लैक ऑफ पेनिट्रेशन, सरफेस एंड प्रोफाइल डिसकंटिन्यूटी, मैकेनिकल और सरफेस डैमेज और मिस अलाइनमेंट, इस टाइप के डिफेक्ट्स को कवर करेंगे। सो दोस्तों लास्ट वीक मैंने आपको कुछ डिफेक्ट कवर किए थे और आई होप कि आपको वो समझ में आए होंगे। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे अपनी मेल आईडी शेयर करके कमेंट बॉक्स पे डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो इस पिक्चर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वेल्ड रूट इम्परफेक्शन के बारे में। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंडिकेशन आपको दिख रहा है वो लैक ऑफ रूट फ्यूजन का दिख रहा है। फ्यूजन मीन्स जो हमारा वेल्ड मेटल है वो फ्यूज नहीं हुआ है पेरेंट मेटल से। उसके अलावा जो दूसरा राइट हैंड साइड पे इंडिकेशन दिख रहा है डेट इज लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन। वेल्डर ने वेल्डिंग किया लेकिन रूट को प्रॉपरली वेल्ड मेटल फ्यूज कर ही नहीं पाया, प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाया रादर, और आप इस टाइप का इंडिकेशन दिख रहे हो जिसमें वेल्डिंग का जो लेयर है वो पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा, बीच में गैप्स सा दिख रहा है। इसका मतलब जब वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है तो वो पेनिट्रेट ही नहीं हुआ। जो वेल्डिंग आपको प्रॉपर नीचे दिखना चाहिए था उसका रेनफोर्समेंट 0 है, आप देख नहीं पा रहे हो। बात करते हैं दोस्तों कि इनकम्प्लीट रूट फ्यूजन और जो पेनिट्रेशन है ये बेसिकली इसको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ये एक रिजेक्टेड डिफेक्ट है। और ये जो होता है इसका मेन रीजन 2 हैं। अगर आपका जो रूट फेस होता है, रूट फेस अगर आपका काफ़ी थिक है तो बट वेल्ड अगर आप कर रहे हो तो आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा। रूट फेस आपको मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, आप उसको याद करिए। रूट फेस अगर ज़्यादा थिक है तो होता क्या है कि जो पेरेंट मेटल है वो मेल्ट नहीं होगा। जो रूट फेस का थिकनेस है वो ज़्यादा अगर है तो ये मेल्ट नहीं होगा। बेसिकली ये 2 mm से लेके 2.5 mm के बीच में होता है रूट फेस का हाइट, जो प्रॉपरली वेल्डिंग के दौरान मेल्ट हो जाता है। जब वो मेल्ट होता है तो वो प्रॉपरली पेनिट्रेट होता है नीचे की तरफ, लेकिन अगर वो ज़्यादा हाइट होगा तो वो मेल्ट ही नहीं होगा। दूसरा पॉइंट होता है अगर रूट गैप, आप नीचे वाले फिगर में देख रहे होंगे, रूट गैप जो कि 2 mm से 2.5 mm या इलेक्ट्रोड के डाया के बराबर कुछ लोग लेते हैं, अगर वो काफ़ी कम है, इलेक्ट्रोड उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा, क्लोजली टाइट होना चाहिए इलेक्ट्रोड, लेकिन अगर वो जा ही नहीं पा रहा, बहुत ही कम गैप है उसके बीच में, तो वहां पर लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप दूसरा भी देख सकते हैं, ये मिसप्लेस्ड वेल्ड का मैंने एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि आपने वेल्डिंग करना है, ये डुअल साइड वेल्डिंग है एक्चुअली। इसमें ऊपर की तरफ का जो वी बनाया गया है और नीचे तरफ का जो वी बनाया गया है वो एक्चुअली प्रॉपरली मैच्ड नहीं है, वो अलग है। तो इस वजह से भी जो पेनिट्रेशन का कंसर्न है वो हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा जो कंपाउंड बेवल है, कंपाउंड बेवल का एक ड्राइंग दिया हुआ है, B16.9 में भी दिया हुआ है, उसको आप रेफर कर सकते हो कंपाउंड बेवल के लिए। और ये अलाइनमेंट इसका प्रॉपर होना चाहिए, अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा दोस्तों मैंने आपको दिखाया है इनकम्प्लीट रूट फ्यूजन व्हेन यूजिंग लो एंड आर्क एनर्जी इनपुट। जब आप लो हीट इनपुट का यूज करते हैं तो लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जब वेल्डिंग क्वालिफिकेशन की बात होती है तो जो सबसे पहली लेयर होती है, जो रूट लेयर होती है, उसमें करंट थोड़ा सा ज़्यादा रख के वेल्डर मारता है, तो उसका हीट इनपुट बहुत कम नहीं रखते हैं। हालांकि
पहली लेयर के बाद आप हीट इनपुट अगर थोड़ा कम भी रखते हो तो वो एक्सेप्ट हो सकता है, बट अगर आपने रूट लेयर पे ही हीट इनपुट को कम रखा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो वेल्डिंग का रूट फेस है वो मेल्ट ही ना हो और जो इलेक्ट्रोड लिक्विड इलेक्ट्रोड मेटल है वो प्रॉपर पेनिट्रेट ना कर पाए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है टू स्मॉल अ वेवल एंगल। अगर वेवल एंगल, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक्सेप्टेबल वेवल एंगल का एंगल कितना होना चाहिए, लेकिन अगर वेवल एंगल आपका कम है, काफी कम है, अगर आप कह सकते हो कि वेवल एंगल 25 डिग्री या 20 डिग्री है तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पेनिट्रेशन होने के चांसेस ज्यादा है। मैं बात करूंगा दोस्तों चौथा जो पॉइंट है, टू लार्ज अ डायामीटर इलेक्ट्रोड इन एमएमए वेल्डिंग। अगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो रूट गैप होता है, रूट गैप बेसिकली इलेक्ट्रोड डाया पे बेस्ड होता है। अगर मेरा इलेक्ट्रोड का डाया 3.15 का है तो जो रूट का गैप है वो 3.15 ही होना चाहिए। अगर मेरा रूट गैप 2 mm है और मैं इलेक्ट्रोड डाया 3.15 का यूज कर रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है लैक ऑफ पेनिट्रेशन आने की। तो इसका मतलब ये है कि जो रूट गैप है उसका सिलेक्शन आपको प्रॉपरली करना होगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड डाया के ऊपर। दोस्तों ये जो डिफेक्ट मैंने आपको दिखाया है कैप अंडरकट, कैप अंडरकट बेसिकली तब होता है जब आपका पेरेंट मेटल मेल्ट हो जाता है। जब आप वेल्डिंग कर रहे हो और ड्यू टू हाई करंट इन वेल्डिंग, ड्यू टू हाई हीट इन वेल्डिंग, पेरेंट मेटल अगर मेल्ट हो जाता है तो आपको इस टाइप का जो कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि पेरेंट मेटल मेल्ट हुआ है, आपको इस टाइप का दिखाई देगा। बहुत सारे स्पेसिफिकेशन में अंडरकट एक्सेप्टेबल नहीं होता क्योंकि यहीं से स्ट्रेस कंसंट्रेशन स्टार्ट होता है। तो ये नॉट एक्सेप्टेबल डिफेक्ट होगा दोस्तों, और ये तब नहीं आएगा जब आप इसको प्रॉपर करंट से अगर वेल्डिंग करेंगे तो पेरेंट मेटल इस तरीके से ऊपर की तरफ मेल्ट नहीं होगा। अगर ऐसा होता भी है तो वेल्डर को उसी टाइम पे स्मूथ कर देना चाहिए। रोटरी कटर जो कि वेल्डर के पास होगा या ग्राइंडर होगा उसे स्मूथ करना चाहिए जिससे ये नॉच कंसंट्रेशन क्रिएट ना होने पाए, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रिएट ना होने पाए। दोस्तों रेडियोग्राफी में आप अंडरकट को देख सकते हैं। अंडरकट जहां पर भी होगा पेरेंट मेटल का थिकनेस कम हो जाएगा, और पेरेंट मेटल का अगर थिकनेस कम है तो आपको वो हाई डेंसिटी रेडियोग्राफी बीड में दिखाई देगी। तो आप लेफ्ट वाले फिगर में देख सकते हैं हाई डेंसिटी आपको कहां दिखाई दे रही है। जो रूट वाला पॉइंट है, रूट वाले पॉइंट पे अंडरकट आया हुआ है, और आप देख रहे हैं कि जो सेंटर है, जो वेल्डिंग बीट का सेंटर है, सेंटर के जस्ट बगल वाले पोर्शन पे आपको एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, और वो जो ब्लैक कलर की लाइन है वो डिफाइन करती है अंडरकट को, रूट अंडरकट को। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड वाले फिगर में देखेंगे तो टॉप साइड पे पेरेंट मेटल मेल्ट हुआ है, और आप देखेंगे एक डार्कर लाइन वेल्डिंग बीट के साथ आपको पैरेलल दिख रही है, और ये जो डार्कर लाइन है ये डिफाइन कर रही है कि अंडरकट टॉप साइड पे है। अब मैं बात करूंगा सरफेस एंड प्रोफाइल। सो सरफेस एंड प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं कि जो दिख रही है टॉप साइड पे, जिसको हम रेनफोर्समेंट कहते हैं, वो प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा, वो इनकम्प्लीट फील्ड ग्रूव है। अगर आप देखोगे कि जो वेल्डिंग का बीड है, अगर वेल्ड आपके पेरेंट मेटल से कम हाइट का रहता है या पेरेंट मेटल की हाइट के बराबर होता है या उससे कम रहता है, तो आप उसको इनकम्प्लीट फील्ड ग्रूव करोगे, वहां पर थिकनेस कम हो जाएगी। दूसरे वाले पे आप फिगर पे देख सकते हो पुअर गैप प्रोफाइल। जो कैप प्रोफाइल है उसका क्राउन स्मूथ होना चाहिए, जो कि स्मूथ नहीं है, वो लेयर फॉर्म पे है। और जो तीसरा फिगर डिफाइन किया है उसमें आप देख रहे हैं कि जो वेल्डिंग का कैप है, जो रेनफोर्समेंट है, वो एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा हाइट है। एज पर सम इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन 3 mm इज डिफाइंड द रेनफोर्समेंट हाइट। तो आप रेनफोर्समेंट जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो वो 3 mm का कर सकते हो। 3 mm से अगर ज़्यादा होता है तो वो टो पोर्शन पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रिएट कर सकता है, और जिसकी वजह से वेल्डिंग ब्रेक भी हो सकता है, क्रैक जनरेट भी हो सकते हैं,
और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा वेल्डर को ध्यान रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी वेल्डर वेल्डिंग करे तो क्राउन पे, रेनफोर्समेंट पे जो टो है वो स्मूथ होने चाहिए और जो हाइट है वो 3 mm से एक्सेस नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, रेडियोग्राफी में मैंने इसको किस टर्म्स में दिखाया है। जो पहला लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फिगर दिख रहा है जिसमें रेनफोर्समेंट का हाइट बहुत ज्यादा दिख रहा है, आपको रेडियोग्राफी का बीट वाइटर दिखाई दे रहा है, और वाइटर का मतलब है कि जो आपका हाइट है वो बहुत ज्यादा है, तो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, आप रेडियोग्राफी में फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं और स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रिएट कर सकता है। जबकि राइट हैंड साइड वाले फिगर पे आप देख सकते हैं जो वेल्डिंग का बीड है वो एक्चुअली पैरेंट मेटल से डाउन है, और जब आप इसको रेडियोग्राफ करते हैं तो ये डार्कर इन नेचर दिखाई देगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों, इस फिगर में मैं आपको एक्सेसिव रूट पेनिट्रेशन की बात बता रहा हूं। जब वेल्डर वेल्डिंग करता है और जो रूट पे पेनिट्रेट करता है, और कभी कभी रूट पे जो पेनिट्रेशन होता है वो भी एक्सेसिव हो जाता है, उसका ज्यादा वेल्डिंग मटेरियल उसमें हैंग करने लगता है। तो दोस्तों, इसको आप विजुलाइज ऐसा कर सकते हो, अगर आपका कोई पाइप है जिस पे आप वेल्ड कर रहे हो और अंदर से कोई लिक्विड फ्लो करेगा, तो ये जो एक्सेसिव रूट पेनिट्रेशन है वो उसको रोकने का कोशिश करेगा, और उसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो सकता है, क्रैक क्रिएट हो सकता है, जो कि रिजेक्शन का एक रीजन हो सकता है। तो एक्सेसिव रूट पेनिट्रेशन इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेसिव रूट पेनिट्रेशन का एक रीजन मैं दोस्तों और शेयर करना चाहूंगा आपसे। जब भी आपका वेल्डर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हाई हीट इनपुट लेकर के आपको रूट को पेनिट्रेट करना है या वेल्ड करना है, बट कई बार ऐसा होता है कि वेल्डर हाई करंट लेता है और एक जगह पे वेल्डिंग करते समय रुक जाता है, जिसकी वजह से रूट पे पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाता है और वो एक्सेसिव रूट को पेनिट्रेट कर देता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद जो डिफेक्ट है उसका नाम है ओवरलैप। ओवरलैप आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा। ओवरलैप बेसिकली तब होता है जब वेल्डिंग मेटल किसी तरीके से वेल्ड मेटल फ्लो कर जाए पेरेंट मेटल पे। आपने ज्यादा करंट लिया, वेल्ड का जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म करेगा और वो प्रॉपरली पेरेंट मेटल से आप देखेंगे उसका कोई फ्यूजन नहीं है और वो उसके ऊपर ऐसा दिख रहा है जैसे कि उसने उस एरिया को कवर कर लिया है। आप देखेंगे जो टॉप एंड पे फिगर आपको दिख रहा है उसमें जो वेल्ड का वाला पोर्शन है वहां पर वेल्डिंग प्रॉपरली पेरेंट मेटल से फ्यूज नहीं हुई है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरीके से नीचे वाले फिगर में आप देखेंगे जो रूट है, रूट में भी इसी टाइप से मटेरियल फ्लो तो किया है बट पेरेंट मेटल से मेल्ट नहीं हुआ। अब हम जानते हैं इसके क्या क्या रीजन है। इसका सबसे पहला रीजन है कंटेमिनेशन। दोस्तों, कंटेमिनेशन हमको पता है कि अगर कोई ग्रीस, ऑयल या किसी भी टाइप का डस्ट हमारा वेल्डिंग वाले पोर्शन पे होता है तो उसकी वजह से एक रीजन हो सकता है ओवरलैप होने का। दूसरा रीजन होता है स्लो ट्रेवल स्पीड। अगर ट्रेवल स्पीड स्लो होगी दोस्तों तो ज्यादा करंट पे जो लिक्विड मेटल है वेल्ड का वो फ्लो करने लगेगा, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा, इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक। अगर हम गलत वेल्डिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो उस वजह से भी इस टाइप का कंसर्न मिल सकता है। और तीसरा होता है वेल्डिंग करंट टू लो। दोस्तों, इस पॉइंट को आप ऐसे समझें, जब भी इलेक्ट्रोड मेल्ट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट मेटल साइमल्टेनियसली मेल्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रोड के लिक्विड मेटल का और पेरेंट मेटल के लिक्विड मेटल का बॉन्डिंग क्रिएट होता है। बट अगर आपका करंट बहुत कम है तो इलेक्ट्रोड तो मेल्ट हो जाएगा, पेरेंट मेटल में वो प्रॉपर्ली फ्यूज नहीं करेगा। ओवरलैप को दोस्तों आप इस फिगर में और क्लियरली वे पे देख सकते हैं। मैक्रो एनालिसिस मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं सेटअप इरेगुलरिटी। सेटअप इरेगुलरिटी में दो तरीके की प्रॉब्लम आती है दोस्तों। पहला आता है लीनियर मिसअलाइनमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं कि दो प्लेट हैं जो एक साथ रख के हमें वेल्ड करना था, लेकिन उन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि कुछ गैप है, उनका जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से वेल्ड प्रॉपर नहीं होगा और इसमें हाई पॉइंट और लो पॉइंट दिखेंगे। इसको चेक करने का एक तरीका है, हमारे पास वेल्डिंग में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहते हैं हाई लो गेज।
इस हाई लो गेज से आप ये चेक कर सकते हैं कि मिस अलाइनमेंट कितना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आप देख सकते हैं एंगुलर मिस अलाइनमेंट, जिसमें जब भी हम किसी प्लेट को वेल्ड करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि हम पीछे से बैकिंग लगाते हैं, कई बार बैकिंग लगाते हैं, कई बार पीछे से हम कुछ ऐसे टैक वेल्ड करते हैं प्लेट के साथ में कि वेल्डिंग के दौरान जब डिस्टॉर्शन हो तो प्लेट का मूवमेंट ना हो। लेकिन कई बार कुछ लोग उन प्लेटों का सहारा नहीं देते हैं वेल्ड जहां पर हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो जाता है और एंगुलर मिसअलाइनमेंट होने की संभावना हो जाती है। दोस्तों ये लीनियर मिसअलाइनमेंट का एग्जाम्पल है, इसको हम चेक कर सकते थे बिफोर वेल्डिंग हाई लो गेज के थ्रू, और इसको रेडियोग्राफी पे जब आप चेक करेंगे तो जहां पर आपको जो नीचे का पोर्शन आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है वहां पर आप इसको लाइटर देखेंगे और नीचे वाले पोर्शन को आप डार्कर देखेंगे, तो ये लीनियर मिसअलाइनमेंट शो करता है। एक और फिगर दोस्तों जो इनकम्प्लीट ग्रुप को दिखाता है, इसको ऑलरेडी हम पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था वेल्ड रूट इम्परफेक्शन में, एक कॉन्केव रूट टाइप का प्रॉब्लम होता है जो कि सोलो ग्रूव बनाता है, और इसके क्या क्या रीजन होते हैं। ये रूट पेनिट्रेशन से डिफरेंट है, ये कॉन्केव रूट है बेसिकली। इसमें आपको पता होगा जब टिक वेल्डिंग वेल्डर करता है तो पीछे से गैस पर्जिंग करता है, और अगर वो गैस पर्जिंग एक्सेस कर देता है, आर्गन की गैस पर्जिंग होती है, अगर उसने एक्सेस गैस पर तो जो वेल्ड है वो नीचे प्रॉपरली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इस टाइप का प्रॉब्लम दिखाई देता है। दूसरा रीजन हो सकता है एक्सेसिव रूट बीट ग्राइंडिंग बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड पास। अगर सेकेंड पास करने के पहले उसने ज्यादा ग्राइंडिंग कर दिया, उस वजह से भी ये कंसर्न हो सकता है। इसके बाद अगर वेल्डिंग करंट बहुत हायर है दूसरे लेयर पे तो भी ये रीजन हो सकता है। ये ओवरहेड वेल्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरहेड वेल्डिंग में अगर मेरा सेकेंड पास का वेल्डिंग करंट अगर ज्यादा होगा तो जो ऊपर का रूट वेल्डिंग है वो भी मेल्ट होकर के नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, जिसकी वजह से ये दिखाई देगा। लास्ट है रूट गैप, अगर मेरा बहुत ज्यादा होगा, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, रूट गैप इलेक्ट्रोड के डाया के बराबर होना चाहिए, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसको माइक्रो एनालिसिस में आप इस तरीके से देख सकते हैं, एक सोलो टाइप का इंडिकेशन बनेगा रूट पे। आप अगर इसको रेडियोग्राफी के टर्म्स में देखेंगे तो पहले वाले जिसमें कॉन्केव रूट है उसमें आप देखेंगे जो सेंटर पार्ट ऑफ द वेल्ड है वहां पर डार्कर एरिया आपको दिखाई देगा रेडियोग्राफी में, जिससे आप बता सकते हैं कि ये कॉन्केव रूट है। अगर एक्सेसिव थिकनेस है तो वो लाइटर एरिया दिखाई देगा, तो आप बता सकते हैं कि रूट में वेल्डिंग ज्यादा है, एक्सेसिव वेल्ड है। मैं बात करूंगा दोस्तों बर्न थ्रू की। बर्न थ्रू दोस्तों ये बेसिकली होता है ऐसी जगह जहां पर वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है लेकिन वो रुक गया, वेल्डिंग करते हुए रुक गया, और ड्यू टू एक्सेसिव करंट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया पे जो पेरेंट मेटल है और वेल्ड मेटल है वो दोनों नीचे गिर गए। मतलब आप ये मान के चलो एक्सेसिव करंट पे पेरेंट मेटल भी मेल्ट हो गया, वेल्ड मेटल भी मेल्ट होके नीचे गिर गया। फिगर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, फिर आगे हम क्लियर करेंगे। इस फिगर में देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बर्न थ्रू जहां पर दिखा रहा है, इस लोकेशन पे वेल्डर ने वेल्डिंग किया और वो वेल्डिंग करते करते रुक गया। रुकने से क्या हुआ, जो पेरेंट मेटल है वो भी मेल्ट होके नीचे गिर गया और जो वेल्ड मेटल है वो भी मेल्ट होके गिर गया। तो आप इसको अगर रेडियोग्राफी में देखोगे तो आपको डार्क इंडिकेशन दिखाई देगा, और डार्क इंडिकेशन ये थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का दिखाई देगा, जहां से आप देख सकते हो कि वेल्ड मेटल और पेरेंट मेटल दोनों मेल्ट होके गिरे हैं। अब इसके रीजन अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हाई करंट या वोल्टेज होगा, उसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा रीजन है रूट फेज। रूट फेज दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था, बेसिकली ये रूट की हाइट होती है। रूट फेस अगर स्मॉल होगा तो आपका जो वेल्डिंग का लिक्विड मेटल है वो नीचे की तरफ ज्यादा गिरेगा, और अगर रूट फेस आपका 2 से 2.5 mm के बीच में, 2 से 3 mm के बीच में अगर होगा तो वहां पर वेल्डिंग स्टेबल होगी, वो उसको होल्ड करेगा। तीसरा रीजन
जो रूट गैप है, रूट गैप अगर बहुत बड़ा है तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा, ट्रेवल स्पीड अगर स्लो है, जैसा कि मैंने बोला कि अगर पर्टिकुलर लोकेशन पे वेल्डर रुक गया है तो ड्यू टू हायर करंट उस जगह पे लोकलाइज बर्न थ्रू हो सकता है और बर्न थ्रू में पेरेंट मेटल और वेल्ड मेटल दोनों मेल्ट होके गिर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो डिफेक्ट है वो ऑक्सीडाइज्ड रूट कोकिंग डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, जब हम टिग वेल्डिंग करते हैं और हम बैक फर्जिंग नहीं करते हैं तो आपने कई बार पीछे ब्लैक कलर के इंडिकेशंस देखे होंगे जो ऑक्सीडाइज्ड रूट कहलाते हैं या रूट कोकिंग कहलाते हैं। ये ज़्यादातर स्टेनलेस वेल्डिंग में जब हम वेल्डिंग करते हैं तब ये होता है और इसमें जो पर्जिंग गैस हम यूज करते हैं वो आर्गन और कभी कभी नाइट्रोजन का यूज करते हैं। दोस्तों आर्क स्ट्राइक अगला डिफेक्ट है और आर्क स्ट्राइक आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि वेल्डर एक्सीडेंटली या जानबूझ के कई बार पेरेंट मेटल पे इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक करता है। वो उसको पता होता है कि कुछ वेल्डर जो इंटेलिजेंट होते हैं या जिनको पता होता है वो अपने साथ में एक रफ प्लेट रखते हैं। जब वेल्डिंग स्टार्ट करनी होती है SMAW प्रोसेस में तो उसको स्ट्राइक देना होता है और अगर वो रफ प्लेट साथ में रखता है तो स्ट्राइक रफ प्लेट में देता है। लेकिन अगर वो एक्चुअल कंपोनेंट पे स्ट्राइक करता है तो दोस्तों आप ये मान के चलो कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा और माइक्रो स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से आपका वेल्डिंग का क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकता है। पेरेंट मेटल में उस पर्टिकुलर हॉट स्पॉट एरिया पे प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये किस किस वजह से हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंटली भी हो सकता है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रोड का होल्डर फॉल्टी है, इलेक्ट्रोड का होल्डर फॉल्टी होने से अगर वेल्डर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्ट्राइक करना चाह रहा है लेकिन ड्यू टू होल्डर वो मूव होके पेरेंट मेटल पे टच हो जाता है तो ये रीजन हो सकता है। अगर केबल का इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है और केबल टच में आ रहा है तो उस वजह से भी ये प्रॉपर हो सकता है। पुअर रिटर्न लीड क्लैंपिंग, जो हम लेड क्लैंपिंग करते हैं कंपोनेंट की और कई बार हम क्लैंपिंग करते हैं आपका एक रफ प्लेट पे, अगर वो प्रॉपरली नहीं होता तो उस वजह से भी ये हो सकता है। दोस्तों इसके बाद का जो डिसकंटिन्यूटी और डिफेक्ट है वो है स्पैटर। स्पैटर बहुत ही नॉर्मल है इंडस्ट्री में। आप लोगों ने देखा होगा जब भी वेल्डर एक्सेसिव करंट के साथ वेल्डिंग करता है तो कई सारे स्पैटर जो ग्लोबुलर फॉर्म के पार्टिकल्स उछल के वेल्डिंग के दौरान अगल बगल वेल्डिंग के गिर जाते हैं और ये हॉट एरिया क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो ये ग्लोबुल्स हैं ये बेसिकली हॉट ग्लोबुल्स हैं और जब ये पेरेंट मेटल के टच में आते हैं तो ये उस पर्टिकुलर एरिया पे हॉट जोन क्रिएट करते हैं और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों। और इसके जो मेन रीजन है वो एक्सेसिव करंट है, डैम्प इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड को प्रॉपर बेकिंग नहीं किया गया है उस वजह से भी हो सकता है। कंटेमिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि अगर आपके बिल्डिंग जिस एरिया पे कर रहे हैं वहाँ पर ग्रीस, ऑयल, डर्ट, डस्ट या ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है उस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो मैग वेल्डिंग में, GMAW वेल्डिंग में जो वायर का स्पीड होता है, अगर हम वो स्पीड गलत दे दें, हम स्पीड ज़्यादा दे देते हैं उस वजह से भी स्पैटरिंग ज़्यादा होती है। और लास्ट रीजन है आर्क ब्लो। आर्क ब्लो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी हम मैग्नेटाइज करते हैं कंपोनेंट को या मेरा कंपोनेंट जिसमें हम वेल्डिंग कर रहे हैं वो मैग्नेटाइज होता है तो उसमें आर्क ब्लो होने की गुंजाइश होती है। दोस्तों मैकेनिकल डैमेज, कई तरीके के मैकेनिकल डैमेज होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते और प्लेट की या वेल्ड की थिकनेस को कम कर सकते हैं और मैं उनके कुछ नाम आपको बताता हूं जो कि हम एक्सेप्टेबल नहीं करते, जैसे ग्राइंडिंग, हैमरिंग, चीजलिंग, चिपिंग, ब्रेकिंग ऑफ वेल्डेड अटैचमेंट, टॉर्न सरफेस, यूजिंग नीडल गन टू कंप्रेस, वेल्ड कैपिंग रन्स। आप देख सकते हैं दोस्तों इस टाइप के मैकेनिकल डैमेज होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। थैंक यू। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको डेफिनेटली लाइक करेंगे और मेरा रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाऊं। हफ्ते में एक वीडियो बनाता हूं लेकिन लाइक्स और सब्सक्रिप्शन
कुछ कम है। थैंक यू सो मच।